अगर आप अदबी दुनिया के काम को पसंद करते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई अकाउंट डिटेल्स के जरिए कर सकते हैं। शुक्रिया। साथ ही साथ दुनिया भर की कहानियों के उर्दू हिंदी तर्जुमे सुनने के लिए हमारा चैनल तर्जुमा आज ही सब्सक्राइब करें। सिद्दीक आलम का नॉवेल चीनी कोठी। वो हर बार इसी तरह से नमूदार होता है, धुंधले तारों के हुजूम के पीछे से या चांदनी में नहाए हुए बादलों को चीरकर, दुम को लहराते हुए, अपनी आंखों की सियाह पुतलियों को गर्दिश देते हुए, अपने नोकीले जबड़े खोले जिनके अंदर बर्फ की कलमों की तरह टेढ़े मेढ़े बेहंगम दांत चमक रहे होते हैं। एक जानवर जो ड्रैगन से मुशाबा होते हुए भी पूरी तरह से ड्रैगन नहीं है, या शायद एक ड्रैगन ही है जिसके मुंह से शोलों की जगह भाप के लश्कारे निकलते हैं। पहली बार जब वो उसे 8 साल कबल दिखाई दिया था तो वो 10 बरस का था। उस दिन भी वो अपने बिस्तर पर जो खिड़की से लगा हुआ था, इसी तरह तकिए पर कोहनियां टिकाए, चेहरे को हथेलियों के बीच रखकर हवा में फूलते पर्दे के नीचे से उसे देख रहा था। उस दिन आसमान अब्र आलूद था, मगर आज आसमान साफ है। उस पर एक हल्की सी धुंध छाई हुई है जिसका वो एक हिस्सा नजर आ रहा है। उसे अपनी जगह पर आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ होगा, मगर इसी दरमियान वो काफी बड़ा हो गया है, जैसे बतदरीज जमीन के करीब आता जा रहा हो। तभी दरवाजे पर एक आहट सुनाई देती है और एक शख्स लड़खड़ाता हुआ अंदर दाखिल होता है। उसका गंजा सर पसीने में तर है, कान की लवों के बाल परेशान हैं, कमीज के बटन खुले हुए हैं और आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे हैं। वो बिस्तर पर बैठकर उसे सीने से लिपटा लेता है। उसकी पेशानी को चूमते वक्त उसके होंठ कांप रहे हैं। उसे इन चीजों की आदत नहीं है। दोनों बहुत कम एक दूसरे के रास्ते में आते हैं, मगर आज अचानक वो क्यों इतना जज्बाती हो उठा है। तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है? वो एक ही जुमले को बार बार दोहरा रहा है। तुम सोने की कोशिश क्यों नहीं करते? यह तुम्हारे जागने का वक्त नहीं है। उसने उससे पीछा छुड़ाने के लिए आंखें बंद कर ली हैं और अब ड्रैगन आसमान पर ज्यादा साफ नजर आने लगा है। जाने कितना वक्त गुजर गया होगा। बाहर जीने पर चरमराहट की आवाज से वो आंखें खोल देता है। वो बिस्तर पर अकेला है। चरमराहट धीमी पड़ते हुए गायब हो गई है। उसकी नजर एक बार फिर आसमान की तरफ उठ जाती है। वो ड्रैगन नुमा जानवर अपनी जगह मौजूद है, मगर अब उसकी आंखों में एक बर्फ जैसी ठंडक आ गई है और उसका जिस्म तेजी से मांद पड़ने लगा है। आखिरी बार उसकी आंखें चमकती हैं और फिर वो दिखाई नहीं देता। अभी वो उसके अक्स को पूरी तरह अपनी आंखों से मिटा भी नहीं पाया है कि नीचे की मंजिल से धमाके की एक तेज आवाज सुनाई देती है। चीनी कोठी के पीछे से अभी अभी 2 कुत्ते लड़ते हुए बरामद हुए हैं, जिससे मेरी नींद उचट गई है। मगर क्या वाकई मैं जाग गया हूं, या मैंने ख्वाब में इन दोनों कुत्तों को लड़ते देखा है? मगर यह चीनी कोठी क्या मामला है जो ख्वाब और हकीकत दोनों जगह यकसा तौर पर दिखाई देती है? इस कोठी में ऐसी क्या खास बात है, सिवाय इसके कि इसकी स्लेटी छत से मुंसलिक खपरैल के तिकोने छप्परों के नीचे लोहे की जालियों वाली छोटी छोटी दकियानूसी खिड़कियां हमेशा बंद रहती हैं और कम जसामत वाली चिड़ियां फाटक और मकान के बीच तने हुए बिजली और फोन के अनगिनत तारों पर इस तरह बैठी रहती हैं कि वो तकरीबन उसका हिस्सा बन जाती हैं, जब तक वो उड़कर आपस में जगह न बदलती हों। फाटक के दोनों सुतून पत्थर के बने हैं, जिन्होंने खपरैल के छप्पर वाले एक मुस्ततिल सरदल को अपने ऊपर उठा रखा है। बाएं सुतून में एक बड़ा सा चौकोर ताकचा है जो जाने किस मकसद से बनाया गया था, मगर अब उसके कोने मकड़ियों के जालों से ढक चुके हैं। दाहिने सुतून पर एक लैंप ब्रैकेट है जिस पर लगा हुआ पिंजड़ा चूहे की थूथनी की शक्ल में बाहर की तरफ निकला हुआ है। कभी उसमें रंगीन शीशे लगे हुए होंगे और उनके अंदर फिलीते वाला लैंप जलाया जाता होगा, मगर अब यह पिंजड़ा वीरान पड़ा है। हकीकत यह है कि मैंने जब से होश संभाला है इसे पिंजड़े की शक्ल में ही पाया है। ढलाई लोहे का बना, मौसम के सर्दो गर्म के सबब अपने रंगो रोगन से महरूम, एक ऐसे दौर की यादगार जो अब जा चुका है। कबूतर जो चीनी कोठी के छप्परों की टेढ़ी मेढ़ी चूबी आराइशों, नेज उसके तंग रोशनदानों और दंदानेदार छज्जों से लेकर
फाटक के छप्पर तक बैठे हुए अपनी गुटरगू में मसरूफ रहते हैं, अक्सर अपने सफेद या चितकबरे परों से इस लैम्प ब्रैकेट को ढांपते नजर आते हैं। लेकिन एक दिन मैंने ख्वाब में एक चील की कामत वाले सुर्ख परिंदे को इस पर बैठा पाया। उसके साथ ही मेरी नींद खुल गई। इस तरह के परिंदे तो हमारे मुल्क में नहीं पाए जाते, बल्कि मुझे तो शुबा था कि उस परिंदे का सिरे से कोई वजूद भी था। तो क्या ये उन भड़कीले रंगों का असर था जिससे चीनी अपनी दीवारों को रंगने के आदी होते हैं, कि मेरे लाशऊर में इस तरह की एक सुर्ख चिड़िया आ गई थी। गरचे मेरे लिए कुछ देर तक यह तय करना मुश्किल था कि मैं जाग गया था या ख्वाब देख रहा था, क्योंकि बादलों ने दिन को रात बना रखा था। तेज हवा बारिश को कुहासे की तरह सड़क के आर पार उड़ाए लिए चली जा रही थी, जबकि हवा की एक तेज रौ बारिश की बौछार के साथ खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने खिड़की के पल्ले बंद करने के लिए बिस्तर से कदम आगे बढ़ाया ही था कि मेरी नजर सड़क पार चीनी कोठी की तरफ चली गई, जिसका लकड़ी का सुनहरा फाटक, जिसका रंग बहुत हद तक जायल हो चुका था, खुला हुआ था और उससे एक चॉकलेटी रंग का ताबूत बाहर लाया जा रहा था। मेरी नजर बेसाख्ता लैम्प ब्रैकेट की तरफ उड़ गई। वहां कोई सुर्ख चिड़िया बैठी न थी, बल्कि उससे प्लास्टिक की एक चीनी लालटेन बिजली के एक तार के जरिए लटक रही थी, जो किसी सुर्ख गुब्बारे की मानिंद हवा के जेर असर एक तरफ उड़ी चली जा रही थी। लालटेन की सुर्ख रोशनी के सबब जो आसपास की चीजों पर थिरक रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे चूबी फाटक और उससे लगी दीवारों पर खून की बारिश हो रही हो। दोनों सुतूनों के बीच किवाड़ के छोड़े हुए खला में टॉर्च की रोशनियों के अनगिनत हल्के गर्दिश कर रहे थे। ये टॉर्च आपस में मिलजुल कर अजीब तारीक और धुंधले इंसानी साये बना रही थीं। साये जो आपस में गड़मड़ हो रहे थे, एक दूसरे को आड़ा तिरछा काट रहे थे, एक दूसरे के अंदर पेवस्त हो रहे थे, एक दूसरे से बाहर आ रहे थे। उनमें से कुछ साये छतरियां संभाले गाड़ियों के दरवाजे खोल और बंद कर रहे थे। मुझे एक साथ इतने सारे चीनियों को देखकर हैरत हुई। क्या इस छोटे से शहर में इतने सारे चीनी आबाद थे? मुमकिन है ये दूसरे शहरों से इस खास दिन के लिए तशरीफ लाए हों, मैंने खुद को यकीन दिलाया। मगर मैं खिड़की के सामने खड़ा भीग क्यों रहा हूं? मुझे इससे क्या लेना कि ताबूत में लेटा हुआ कौन जा रहा है, जबकि मुझे मालूम है आखिर में कोई ना कोई चीनी हमारे शहर में रह जाता है। मैं चीनी कोठी के किसी फर्द को नहीं जानता। हमारे शहर का वाहिद चीनी दंदान साज स्टेशन रोड पर अपनी क्लिनिक रखता है, जिसके बड़े से दाखले के ऊपर बने रोशनदान हमेशा भाप में डूबे रहते हैं। ये रोशनदान हम बच्चों को दहशत में मुब्तला रखते। हमें जब भी इस जगह से गुजरने का इत्तेफाक होता, हम अपने तसव्वुर में क्लिनिक से बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुना करते, जिनके दांत सख्त गिर चीनी जंबूरों की मदद से निकाल रहे होते। यहां तक कि उस वक्त भी हमें यह आवाजें सुनाई देती जब उसका कांच का बड़ा दरवाजा खुला होता और क्लिनिक सुनसान पड़ी होती। उसकी दायमी तौर पर बंद नुमाइशी खिड़कियों के शीशों के अंदर सजाए गए मिट्टी और प्लास्टिक के सुर्ख मसूड़े और सफेद दांत इस तरह नजर आते जैसे किसी राक्षस के जबड़े उखाड़ कर इस जगह लगाए गए हों। वाकया यह था कि हम उन्हें सचमुच की चीजें समझा करते। मुझे कभी उस चीनी दंदान साज के पास जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, गरचे एक बार मैंने उसे बहुत करीब से देखा था। जब वो अपनी जाती रिक्शा पर बैठा, उसके हिचकौलों से बचने के लिए दोनों किनारों पर लगे अल्युमिनियम के पाइपों को अपनी लागर उंगलियों से मजबूती से थामे शराब के नशे में डोल रहा था और अपना दाहिना हाथ बीच बीच में उठाकर किसी फर्जी मक्खी को भगाने की कोशिश कर रहा था, जो उसके बालों से महरूम चिकने सर पर बैठना चाह रही थी। चढ़ाई के सबब रिक्शा घूंगे की रफ्तार से चल रही थी और उसके बराबर साइकिल चलाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम एक ही जगह रुके हुए हों। उसके दोनों साकदार कान काफी बड़ी जसामत के थे और उसकी ठोड़ी पर दाहिनी जानिब एक भारी मस्सा उगा हुआ था, जो अपने बोझ के सबब नीचे लटक गया था। उस मस्से से कई मुरझाए हुए बाल निकले हुए थे। उसके आम की गुठली की तरह चूसे हुए चेहरे में आंखों के नाम पर दो सिलवटें कायम थीं, जो बहुत कम खुलती थीं, मगर जब खुलती तो ऐसा लगता जैसे वो दायमी तौर पर खुली हुई चीजें हों। उसका नीचे का जबड़ा बहुत ही लागर था, जैसे किसी मरे हुए आदमी का जबड़ा कब्र से निकाल कर उस जगह सी दिया गया हो और उसे बस खुलने भर देर है
और घुंघरुओं की जसामत की छोटी छोटी चिड़ियां अपने मुनहनी परों को फड़फड़ाती हुई कचर मचर करती बाहर निकल आएंगी। गरचे चीनी कोठी के सामने ही मैं पलकर जवान हुआ था, मगर उस कोठी के दरवाजों और दायमी तौर पर बंद दरीचों से हम लोग इतने खायफ रहा करते कि हमने कभी उनके अंदर झांकने की हिम्मत नहीं की। चीनी हमारे लिए एक ऐसी जमीन के बाशिंदे थे जो कोहरे में डूबी हुई थी, और जैसा कि बड़ों से हमने सुन रखा था, ये लोग अपने आबाओ अजदाद की इबादत किया करते, सांप और मेंढक से लेकर हर तरह के कीड़े मकोड़े खाते और ड्रैगन की पीठ पर बैठकर पहाड़ों और जंगलों के ऊपर उड़ान भरा करते। हम लोग चीनियों के खिलाफ अपने तासुबात के साथ बड़े हो रहे थे। आखिरकार ताबूत एक सफेद रंग की बंद गाड़ी में डाल दिया गया। टॉर्च की रोशनियां यके बाद दीगरे बुझती चली गईं और बाकी गाड़ियां बंद गाड़ी के आगे पीछे लगी बारिश की धुंध में नजरों से ओझल हो गईं। बंद होते हुए फाटक के बीच टॉर्च की रोशनी के आखिरी हाले के साथ एक इंसानी हियोला रह गया था, जो तेज हवा से लड़ते हुए फाटक को बंद करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार फाटक बंद हो गया, जिसके साथ ही उस जगह हवा का जोर कम हो गया और चीनी लालटेन धीरे धीरे उतरती हुई तार के आखिरी सिरे पर गैर मुतहर्रिक हो गई। अब उसकी रोशनी में बंद फाटक का बाहरी सिरा तो रोशन हो उठा था, जबकि सुतूनों की ओट में होने के सबब दोनों तरफ की दीवारें धुंधली हो गई थीं। लालटेन कुछ देर तक बारिश में भीगती रही, फिर बुझा दी गई। उसके साथ होना तो ये चाहिए था कि चीनी कोठी का दाखला पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता, मगर लकड़ी का फाटक और उसके दोनों सुतून और उनसे लगी दीवारें पहले के मुकाबले ज्यादा साफ दिखाई देने लगी। मैंने अपनी खिड़की की बर्फ की तरह ठंडी सलाखों से उंगलियां हटाकर आसमान की तरफ देखा, जहां बादलों के रखनों में सूरज की किरणें बेदार हो रही थीं, जैसे वहां पर पिघला हुआ लोहा उंडेला जा रहा हो। मुझे यह सोचकर हैरत हुई कि मैं इसे रात समझ रहा था, जबकि दिन का एक बड़ा हिस्सा अब भी बाकी था। बारिश रुक गई थी। अंदर कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। मुझे लगा हमारे घर के उजाड़ से बाग में किसी भी पल परिंदे चहचहा उठेंगे, मगर देर तक खामोशी छाई रही और एक बार फिर किरणें बादल के रखनों में बुझती चली गईं। बारिश शुरू हो गई थी। हमारे शहर में एक दरिया बहता है, जिसके दोनों किनारों पर दरख्तों के घने झुंड हैं या ऊंट कटारों से ढकी बंजर जमीनें जो सांपों और बिच्छुओं के मस्कन हैं। इस दरिया का पाट कहीं कहीं आधे मील के रकबे तक फैल गया है, जो बरसात के चंद महीनों को छोड़कर बाकी सारा साल रेगिस्तान की तरह सूखा पड़ा रहता है, सिवाय पानी की उन लकीरों के जो रेत को जगह जगह छुरी की तरह काटती हुई बेतरतीबी से आगे बढ़ती रहती हैं और कभी कभार खुद अपने खिलाफ बहती नजर आती हैं। दरिया में शहर की तरफ वाले किनारे पर मुर्दाब में सरकंडे सर उठाए खड़े हैं, जिनके अंदर बन मुर्गियों के झुंड मंडलाते रहते हैं और आसमान से हर तरह की चिड़ियां उतरती नजर आती हैं। ये सरकंडे गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत के सबब मुरझाकर एक दूसरे में उलझे हुए दिखाई देते, जैसे एक दूसरे के सहारे खड़े हों। शहर के सड़क छाप कुत्ते इन बन मुर्गियों पर हमला करने के लिए बेचैन रहा करते, मगर उन्हें सरकंडों के अंदर ढूंढ निकालना आसान काम नहीं था, जहां सांप और नियोलों के दरमियान जंग चला करती। ये मुर्दाब दरअसल मोरियों के उस गंदे पानी की देन है जो शहर दरिया में उंडेलता रहता है, और उन्होंने उसके किनारे एक दायमी बंद की शक्ल इख्तियार कर रखी है। दरिया में अपनी गिलाजत के साथ उतरते कच्चे पक्के नालों को भंगी साफ तो करते रहते हैं, मगर उनसे निकाले गए कूड़े करकट नालों के किनारे पड़े पड़े सूख जाते हैं और धीरे धीरे दरिया की रेत और झाड़ियों पर बिखरना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि कायनात का सबसे बड़ा खाकरूब मॉनसून उन्हें साफ करने के लिए आ धमकता है। फिर तो दरिया किसी राक्षस की तरह जाग उठता है और अपने बाजुओं को दोनों तरफ फैलाकर सारा कूड़ा करकट समेट कर ले जाता है। मगर दरिया का किनारा हर जगह एक जैसा नहीं है। चट्टानों के बीच कहीं कहीं रेत के ऐसे तोदे भी हैं जहां की जमीन साफ है और उस पर चहलकदमी की जा सकती है। यहाँ पेड़ों में चिड़ियां चहचहाती हैं, गिलहरियां दुम उठाए दौड़ लगाती हैं, कुत्ते भौंकते हैं जिनके मालिक खुदा हैं, और गधे फलसफियाना तसाहुल के साथ खड़े रहते हैं, जिनकी जरूरत अब धोबियों को नहीं रह गई है, मगर जो बिला जरूरत अपनी नस्ल बरकरार रखे हुए हैं।
मगर अब वो दिन दूर नहीं जब हर उस चीज की तरह जिसकी जरूरत इंसान को न रह गई हो, ये गधे भी धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। मगर ये दरिया इन चीजों तक ही महदूद नहीं है। अगर आप बहाव के मुखालिफ समत दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान चलते चले जाएं, तो चंद फरलांग दूर जमीन से खूबसूरत चट्टानें उभरती नजर आएंगी, जिनमें से किसी पर बैठकर डे ड्रीमिंग की जा सकती है, या दरिया पार के देहातों और कस्बों के छप्परों से आप धुआं उठते या उन पर चील कौओं को उतरते देख सकते हैं, या इक्की दुक्की इबादत गाहों से अजान या मंदिर की घंटियों की आवाज आती सुन सकते हैं, जो फासलों के सबब कानों को बुरी नहीं लगती, और आप आंखें मूंद कर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद ये दुनिया ठीक चल रही है और हमने ख्वामख्वा अपनी शिकायतों की एक लंबी फहरिस्त बना रखी है। यहाँ एक दिन मेरी मुलाकात एक पेंशन याफ्ता पुलिस सब इंस्पेक्टर से हो जाती है, जो दायमी कंवारा है और इन दिनों अपनी बिल्ली को खोकर उदास है। पहली बार मैंने उसे देखा तो उसकी निस्वार की डिबिया पर एक जिद्दी मक्खी बार बार बैठने की कोशिश कर रही थी। शायद उसकी नाक की रतूबत उसके ढक्कन पर दायमी तौर पर जम गई थी। आप एक कुत्ता पाल सकते हैं, मैंने उसे मशवरा देने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लग रहा था कुत्ते के हक में बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारी दलीलें थीं। उस वक्त हम दोनों एक पेड़ की जड़ पर बैठे हुए थे। कुत्ता एक वफादार जानवर है जो आपके लिए जान भी दे सकता है। वो तो इतने वफादार होते हैं कि अगर आप उन्हें मना कर दें तो वो भौंकते तक नहीं। यही नहीं, उनके बारे में तो ये तक सुना गया है कि वो चीख कर जलजले की आमद की इत्तला भी देते हैं। मगर ये बात आप एक बिल्ली के बारे में नहीं कह सकते। लोग कहते हैं कि बिल्ली एक खुदगरज जानवर है, उसकी अपनी एक अलग दुनिया होती है जिस तक किसी भी इंसान की रसाई मुमकिन नहीं। अगर वो किसी के पास आती है तो इसलिए नहीं कि उसे उस शख्स से कोई उनसियत है, बल्कि इस उम्मीद में कि उसके पास उसके लिए कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्ली को कुदरत ने कुछ खास चीजों से नवाजा ना हो। उनके किचली दांत काफी नोकीले और पंजों के नाखून बहुत तेज होते हैं। उनके अंदर न सिर्फ सूंघने की बेपनाह ताकत होती है, बल्कि कुत्तों के बरक्स वो अंधेरे में भी देख सकती हैं। लेकिन क्या फायदा, इन सब चीजों के बावजूद वो हम इंसानों के किसी काम आने से तो रही। उसने हैरत और घबराहट के साथ मेरी तरफ देखा। तुम ऐसा नहीं कह सकते। पायल एक वफादार बिल्ली थी। क्या यह जरूरी है कि हम इंसान अपने फायदे के नुक्ता नजर से हर चीज को देखा करें? उसने निस्वार की डिबिया से मक्खी को भगाते हुए कहा। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि वो एक वफादार बिल्ली है। हो सकता है किसी खास वजह से वो कुछ दिनों के लिए किसी दूसरी जगह चली गई हो। ऐसा कई बार होता है। बल्कि हम इंसान भी कई बार अपने माहौल से उकता जाते हैं और अपने सामान सूटकेसों में भरकर पहाड़ या समुंदर का रुख करने पर मजबूर होते हैं। यह ऐसा ही एक मामला है, और वो जो कुछ भी है ये एक आर्जी वाकया है। मेरा दिल कहता है वो एक दिन जरूर लौट कर आएगी। तो ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो जानवरों से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और यहाँ यह हाल है कि इंसान हाथों से निकले जा रहे हैं। उस दिन मैंने ख्वाब में एक बिल्ली को देखा जो एक पुरानी 4 मंजिला सरकारी इमारत की चिमनी के ऊपर बैठी बेरौनक शहर की तरफ ताक रही थी। उस मकान की सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने चौखट समेत निकाले जा चुके थे। खुद उस टूटी फूटी चिमनी से जो ईंट के चौकोर सुतूनों की शक्ल में छत पर खड़ी थी, जिनसे तुफैली पौधे निकले हुए थे, धुआं निकलना बरसों कबल बंद हो चुका था। दूसरी बार मैंने उसे ख्वाब में देखा तो वो घास के एक मैदान में झाड़ियों के बीच अजीब ढंग से हवा में उछल उछल कर किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे उसके दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया हो। उस वक्त उसका इस तरह उछलना मेरी समझ से बाहर था, मगर बाद में मुझे पता चला कि इस तरह से बिल्लियां उछल उछल कर अपने सामने के दोनों पंजों से उड़ती तितलियों को पकड़ने की कोशिश करती हैं। कि तितलियां इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रही थीं क्योंकि मेरे और उनके दरमियान काफी फासला था। उस दिन मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ कि हमारे ख्वाब भी हमारी बेदारी से हकायक उसी तरह कबूल करते हैं जिस तरह हमारी बेदारी हमारे ख्वाब से अपनी नुमू हासिल करती है। गरचे मैंने इन ख्वाबों का जिक्र बूढ़े से कभी नहीं किया, मगर शायद उसे पता चल गया था कि मैं उसकी बिल्ली से दिलचस्पी लेने लगा हूं, क्योंकि एक दिन उसने मुझे पायल की तस्वीर दिखाई जो एक बैजवी टेबल पर चीनी मिट्टी के एक बड़े से फूलदान की गर्दन पर पंजा जमाए अपने दोनों पिछले पंजों पर खड़ी थी और अपने दोनों तिकोने कान खड़े करके गालों को भर मकदूर फुलाकर मुस्कुरा रही थी।
फूलदान की टोटी से कागज के रंगीन फूल निकले हुए थे, जिनके पस मंजर में किसी बड़े शहर की शाहराह के स्ट्रीट लैंप और एक कसीर मंजिला इमारत की खिड़कियां चमक रही थीं, जिनमें जगह जगह इंसानी हियोले नजर आ रहे थे। जाहिर था बिल्ली की यह तस्वीर बड़े ही तामझाम के साथ किसी स्टूडियो में खींची गई होगी। सच कहा जाए तो मुझे फोटोग्राफर के हुनर की दाद देनी चाहिए, जिसने एक मामूली सी बिल्ली को एक चीनी मिट्टी के फूलदान और पस मंजर में चमकती एक शाहराह का सहारा लेकर एक अजीब आफाकियत अता कर दी थी। तस्वीर एक नीले रंग के बहुत ही पुराने एल्बम में कैद थी, जिसकी ज्यादातर तस्वीरें पीली पड़ चुकी थीं। सब इंस्पेक्टर उसे खास तौर पर अपने अल्स्टर की जेब में डालकर लाया था, जहां वो अपनी टॉर्च रखा करता। बाद में उसने मुझे बताया कि यह ढीला ढाला ऊनी कोट, जिस पर बेल्ट लगा हुआ था, उसने अपने बुढ़ापे के दिनों के लिए बचाकर रखा था, क्योंकि उसे पता था जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो ठंड उसकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित होती है। इस तस्वीर से तुम अंदाजा लगा सकते हो वो मेरे साथ कितनी खुश थी, बूढ़े सब इंस्पेक्टर ने कहा। वो सिर्फ 2 दिन की थी जब एक बिल्ले ने उस पर हमला कर दिया। उसकी मां ने उस बिल्ले को भगा तो दिया था, मगर फिर इसे उसी जख्मी हालत में छोड़कर अपने बाकी बच्चों के साथ चली गई। मोहल्ले के बच्चे उसकी गर्दन पर रस्सी डालकर घूम रहे थे जब मैंने उसकी जान बचाई। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं वो एहसान फरामोश नहीं है। एक ना एक दिन वो जरूर लौटकर आएगी। मैं हवा में बात नहीं करता। उस दिन जाने क्यों मुझे पहली बार बूढ़े की तन्हाई का एहसास हुआ, तो मैंने उनकी मदद करने की ठानी। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि क्यों ना हम लोग उसकी तलाश शुरू कर दें। जब वो बिल्ली उनके लिए इतनी अहम है तो वो इस तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठ नहीं सकते, खास तौर पर इसलिए भी जब मैं इस मामले में उन्हें मदद देने के लिए तैयार हूं। यह शहर इतना बड़ा नहीं है और मुझे यकीन है कि हम दरिया के किनारे चलते चले जाएं तो किसी ना किसी दिन वो जरूर दिखाई दे जाएगी। उन्होंने तायीद में सर हिलाते हुए बताया कि वो दरिया के किनारे ही एक किराए के मकान में रहते हैं, जिसे वो खरीदने का इरादा रखते हैं। मगर जब उन्होंने रजिस्ट्री ऑफिस में कागजात सर्च करवाने के लिए अपने वकील को दिया तो उसके मालिकों की इतनी बड़ी तादाद निकल आई कि अब मामला बनता नजर नहीं आता। तो जाहिर है, मैंने उनकी बात को उचकते हुए कहा, आपकी बिल्ली को भी दरिया की आदत होगी। इस मामले में जानवर इंसानों से अलग नहीं होते। यूं भी जानवर हम इंसानों की तरह ही होते हैं, अपनी पनाहगाहों से ज्यादा दूर नहीं जाते। उसने जरूर दरिया के आस पास ही कोई नई जगह ढूंढ ली होगी, बशर्ते कि वो किसी हादसे की शिकार न हो गई हो। मेरी पायल जिंदा है। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के जबड़े सख्त हो गए थे। साफ दिखाई दे रहा था कि उन्हें मेरी बात से तकलीफ पहुंची थी। मुझे शर्मिंदगी का एहसास हुआ, जिसे देखकर उनके जबड़ों का तनाव कदरे कम हो गया। उन्होंने सर झुकाकर अपनी आवाज को धीमी करते हुए कहा, वो 2 दिन पहले मेरे पास लौट कर आई थी और कई घंटे तक घर के अंदर अपनी मखसूस जगह बैठी रही। वो बहुत भूखी नजर आ रही थी। मैंने उसकी देखभाल की और पेट भरकर दूध पिलाया, मगर मेरी आंख लगते ही उड़न छू। ये है ना बिल्लियों जैसी बात। मैं जीत के एहसास से शराबोर उनकी तरफ देख रहा था। ये हर बात का तुम अखलाकी पहलू क्यों ढूंढ निकालते हो? क्या हो तुम, कोई मौलवी? वो अपना गुस्सा दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो इतने बेवकूफ भी न थे जितना मैं उन्हें समझ रहा था। इसके साथ ही मुझे पहली बार एहसास हुआ कि गरचे मेरा इरादा बुरा न था, मगर बजाय उनकी मदद करने के मैं उन्हें ठेस पहुंचा रहा था। दरअसल इसमें मेरा कोई कसूर न था। मेरे लिए इंसान इतने वाफिर थे कि मैंने जानवरों के सिलसिले में कभी संजीदगी से सोचा ही नहीं था। और फिर मैंने तो वही बातें कही थी जो मैं उन जानवरों के बारे में दूसरों से सुनता आया हूं। और जब किसी चीज के सिलसिले में हमारी मालूमात सुनी सुनाई बातों पर मबनी होती है तो क्या हम उनके बारे में कुछ ज्यादा ही एतमाद के साथ बातें करने के आदी नहीं होते? सच तो यह है कि मैंने कभी कोई कुत्ता पाला ही नहीं है। हमारे घर में जो कुत्ता है वो कोई विलायती कुत्ता नहीं है। उसे तो मेरा नौकर मीर तरस खाकर एक गलीज नाले से उठा लाया था। उस वक्त वो बुरी तरह से बीमार था और उसका सारा जिस्म घावों से भरा हुआ था। मैं आज तक समझने से कासिर हूं कि मीर ने उस कुत्ते के अंदर क्या देखा था कि उसने न सिर्फ उसकी तीमारदारी की बल्कि एक तरह से उसे एक नई जिंदगी अता की थी। मुझे लगता है मैंने आपको ठेस पहुंचाई है, मैंने इनकिसारी के साथ कहा। मेरा ऐसा कोई इरादा न था। मैं तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराता। जानवरों के सिलसिले में हम इंसानों का रवैया कभी सही नहीं होता।
या फिर हो सकता है बिल्लियों के सिलसिले में तुम्हारा अपना कोई तल्ख तजुर्बा हो। बिल्लियां? ऐसा कौन इंसान होगा कभी किसी बिल्ली ने जिसका रास्ता ना काटा हो और उसे अपना काम बिगड़ता नजर ना आया हो? मैंने मुस्कुराकर मौजू को हल्का करने की कोशिश की। यूं भी हमारा घर काफी पुराना है, जिसमें कई कोठरियां ऐसी हैं जिनसे लगातार बिल्लियों की आवाजें आती रहती हैं। बल्कि ये कहा जाए तो बेहतर होगा कि वो एक तरह से बिल्लियों के जच्चा खाने हैं। लेकिन वो सारी की सारी सड़क छाप बिल्लियां होती हैं, आजाद और सरकश, जो जाने कब हमारी कोठरियों में आ घुसती हैं और कब निकल जाती हैं। ये बिल्लियां हमारे रास्ते में नहीं आती, सिवाय उस वक्त के जब खाने के बर्तन और पतीले कुएं के सहन पर जमा किए जाते हैं, जिन्हें साफ करने वो झुंड बनाकर नमूदार होती हैं। सच कहा जाए तो मैंने कभी किसी बिल्ली को बहुत करीब से नहीं देखा है, बस वो सरसरी तौर पर गुजर जाती हैं। मगर जैसा कि लोग कहते हैं, बिल्लियों की 9 जिंदगियां होती हैं, जबकि हम बिल्ली की बस एक जिंदगी को ही देख पाते हैं, वो भी पूरी तरह नहीं। आह, क्या आपको नहीं लगता कि हम इन बिल्लियों के सिलसिले में कितना कम जानते हैं? तुम जाने किन बिल्लियों की बात कर रहे हो। बिल्लियों का रास्ता काट जाने पर काम का बिगड़ जाना और कुछ नहीं, हमारी जहनी इख्तिरा है। और ये 9 जिंदगियों वाली बात तो बिल्कुल बकवास है। सब इंस्पेक्टर ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। अपने तजर्बे की बिना पर मैं तो कह सकता हूं कि बिल्लियों को दूसरे जानवरों के मुकाबले इंसान की कुर्बत ज्यादा पसंद होती है। वो हमारी परछाइयों के आसपास जिंदा रहने को तरजीह देती हैं, क्योंकि इंसान और चूहों का एक दायमी रिश्ता है जो इन बिल्लियों की फितरी ग़िज़ा है, और इंसानों के जरिए चूहों तक वो आसानी से पहुंच पाती हैं। वैसे मैं देख रहा हूं, तुम जो बातें कह रहे हो वो बिल्कुल अजीब हैं। मुझे कहने दो, मैं पहली बार तुम जैसा इंसान देख रहा हूं। अब इतना अजीब भी नहीं हूं मैं। मेरा ख्याल है, एक पुलिस वाला होने के नाते जिसने जुर्मो गुनाह की दुनिया को करीब से देखा है, आपका पाला यकीनन मुझसे भी ज्यादा सनकी लोगों से पड़ता रहा होगा। ये मैं इसलिए भी कह सकता हूं क्योंकि जुर्मो गुनाह की उस दुनिया को मैंने भी बहुत करीब से देखा है। मैं समझा नहीं। मैं पेशे से एक वकील हूं। आह, ये हुई ना बात। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा। उनका चेहरा रोशन हो उठा था, गालों की झुर्रियां कांप रही थीं। यकीन मानो, अब मैं तुम्हें पहले से बेहतर समझ सकता हूं। तुम जैसे लोग लफ्जों से खेलने के आदी होते हो, और मैं ये अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूं। अपनी नौकरी के दौरान मेरा वास्ता वकीलों से ही तो पड़ता रहा है। मगर मुझे हैरत है, मैंने तुम्हें कभी कोर्ट के अहाते में नहीं देखा। शायद हम दोनों में उम्र का बहुत ज्यादा फर्क है, या फिर तुम दीवानी मामलात के वकील रहे होगे, जिन्हें सड़ी गली दस्तावेजात से नाक उठाने की फुर्सत नहीं होती। नहीं, मैंने उन्हें बताने की कोशिश की। मैं दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमे लड़ता हूं। इन 12 बरसों के अंदर दोनों अखाड़ों में काफी नाम कमाया है मैंने। वो यकीनन मेरे वालिद को जानते होंगे। शहर के नामी गिरामी वकीलों में उनका शुमार होता था। एक वक्त था कि उनके मुकदमों का शोहरा दूर दूर तक था, लेकिन मैं अभी कॉलेज में ही था जब उनकी मौत हो गई, और मेरे दादा ने मेरी परवरिश की, जो खुद भी कभी एक मशहूर बैरिस्टर रह चुके थे। लेकिन आखिरी उम्र में उन्होंने कोर्ट जाना छोड़ दिया था। एक तरह से देखा जाए तो मैंने जब वकालत की तरफ रुजू किया तो मुझे नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी, जो मेरे लिए अच्छा था। अगर मुझे अपने पेशे में बनी बनाई विरासत मिली होती तो शायद मैं वो न बन पाता जो मैं आज हूं। ये बात बिल्कुल बरगद के एक पेड़ की तरह है, जो छोटे छोटे पौधों के हिस्से की धूप और पानी रोक लेता है। आह, उन्हें कौन नहीं जानता। मुझे इसका अफसोस है। मेरे वालिद का नाम सुनते ही उनका चेहरा तारीक पड़ गया था। शायद उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की थी, या शायद किसी ने उन्हें गोली मार दी थी। माफ करना, यह सब मुझे नहीं कहना चाहिए। तुमने ये सब कुछ बहुत करीब से देखा होगा। एक बेटे के लिए इन मामलात से गुजरना मुश्किल होता है, बल्कि कभी कभी तो इसके लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। शायद वो ठीक कह रहे थे, मगर यह भी एक हकीकत है कि मैं आज तक ये समझ नहीं पाया हूं कि मेरे बाप की मौत मेरे लिए कोई सानेहा थी या कुछ और मैं ये भी नहीं बता सकता कि इसकी क्या नफसियाती वजह रही होगी कि उस दिन घर लौटकर अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़े होकर अचानक मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ कि मैंने अपने आप को उस असकार रफ्ता बूढ़े पर बहुत ज्यादा मुनकशिफ कर दिया है। इसका यह नतीजा निकला कि दरिया के किनारे हमारी मुलाकात कम होने लगी। हम दूर से एक दूसरे को देखने के आदी होते गए। फिर गधे और कुत्ते हमारे दरमियान आते गए, और एक दिन मैं एक कूड़े के ढेर के पास, जहां कौओं का एक झुंड एक मरी हुई बिल्ली के लिए आपस में लड़ रहा था,
खड़ा खड़ा उन्हें भूल गया। दरिया पार एक छोटा सा कस्बा है। उस कस्बे में एक कच्ची सड़क पर एक 3 मंजिला मकान वाक़ है, जहां मैं कभी पैदल और कभी रिक्शे पर बैठकर आयशा से मिलने जाया करता हूं। आयशा कभी मेरी मौक्किल रह चुकी है। शौहर के मरने के बाद जमीन जायदाद के सिलसिले में मैंने एक वकील की हैसियत से बढ़ चढ़कर उसकी मदद की थी। वो अपने शौहर के खानदानी मकान की पूरी पहली मंजिल और दूसरी मंजिल के आधे हिस्से पर काबिज है और अपनी नौकरानी और बच्चों के साथ रहती है। उसके ढलाई लोहे के फाटक को छूकर, जिनमें लोहे की मछलियां बनी हुई हैं जो लट्टुओं की तरह घूमती हैं, एक कच्चा रास्ता खेतों की तरफ चला गया है। उस फाटक के दोनों सुतूनों पर कभी संगे मरमर के शेर ईस्तादा रहे होंगे, अब वो गायब हो चुके हैं। उनके चबूतरों पर झाड़ियां उगाई हैं। घर की 4 दीवारी के पिलस्तर पर काई की पपड़ियां जम गई हैं, जिन पर गिरगिट बैठे आपका इंतजार करते हैं और आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करने के लिए काफी गहरे रंग इख्तियार कर लेते हैं। मकान की जमीनी मंजिल, जिसका दरवाजा गली के अंदर खुलता है, एक बेकरी वाले को किराए पर दे दी गई है, मगर अब वो इतने दिनों से वहां कारोबार करता आ रहा है कि वो एक तरह से उसकी हो चुकी है। उसका किराया बराए नाम है, जिसे वो रेंट कंट्रोलर के पास जमा किया करता है। मैंने आयशा की तरफ से उस पर बेदखली के कई गलत और सही मुकदमे दायर कर रखे हैं, मगर आयशा को मैंने यकीन दिलाया है कि वो अपनी जिंदगी में कभी इस जायदाद पर कब्जा हासिल नहीं कर सकती कि मुल्क का सारा कानून ही किराएदारों के हक में बनाया गया है। दूसरी मंजिल के आधे कमरे और तीसरी मंजिल की छत पर बने हुए दोनों कमरे बंद रहते हैं। उन पर आयशा के मुख्तलिफ रिश्तेदारों के मुख्तलिफ जसामत के कुफ्ल लटक रहे हैं। उनमें से कई पर सरकारी मोहरें लगी हुई हैं। आयशा के पास जाने के लिए मैं जब भी उस बेकरी की खिड़कियों के सामने से गुजरता हूं, उनसे आती बिस्किट और केक की तेज महक मेरे कदमों पर जंजीर डाल देती है। मुझे ये महक पसंद है। ये मुझे अपने बचपन की याद दिलाती है, जब आज के बरक्स, जब पाव रोटी और बिस्किट पान की दुकानों में भी बिकने लगे हैं, यह चीजें सिर्फ बेकरी के अंदर मिला करती थीं और तकरीबन हर मोहल्ले में एक आध बेकरी जरूर पाई जाती, जहां दहकती चिमनियों के सामने खड़े होकर कारीगर लोहे के सींचों की मदद से बिस्किट की ट्रे तंदूर के अंदर से बाहर निकाला करते। यह उस महक का कारनामा था कि मेरे कदम सुस्त पड़ते हुए आखिरकार बिजली के उस पुराने आहनी खंबे के सामने रुक जाते, जो उस रास्ते का आखिरी खंबा है और आयशा के मुतनाज़िया मकान के फाटक पर खड़ा है। ये 3 मंजिला सफेद मकान उस रास्ते का आखिरी घर है, जिसके बाद खेतों का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है, जिनके बीचों बीच तकरीबन 3 फरलांग दूर खजूर के दरख्तों के एक झुंड के बाहर एक छोटा सा गांव और कदीम जमाने का एक सफेद दीवारों और खपरेल के छप्परों वाला चर्च वाक़ है, जो अपने बुर्जों और औसत कद के दोहरे मीनारों के साथ एक तालाब के किनारे खड़ा यहां से किसी खिलौने की मानिंद नजर आता है। यह गांव उन कोढ़ियों का बसाया हुआ है जो मिशनरी अस्पताल से बर्खास्त होने के बाद अपने घरों को जा नहीं सके थे और अब उनकी नस्लें जवान हो चुकी थीं। उस चर्च की घंटी की आवाज किसी किसी दिन हवा की रौ के साथ बहती हुई आयशा की खिड़की तक चली आती है। आयशा के मकान तक पहुंचने से कबल, जो इस मोहल्ले का वाहिद पुख्ता मकान है, मुझे 2 रुया कच्चे घरों के बीच से गुजरना पड़ता है, जो दरअसल निचली जात के लोगों के ठिकाने हैं। उन घरों के बाहर सुअरों की मादाएं अपने लहीम शहीम थनों के साथ, जो उनकी टांगों से टकराते रहते हैं, बच्चों की फौज लिए घूमा करती हैं और खुले नालों और संडास में घुसकर अपनी खुराक ढूंढती हैं। अपनी नाक पर रुमाल रखकर उनके सामने से गुजरते हुए मैं हमेशा ये सोचने पर मजबूर होता हूं कि वो कौन सी वजह रही होगी कि आयशा के ससुर को यहां घर बनाने का ख्याल आया। शायद उन्हें जमीन सस्ती मिल गई होगी, क्योंकि मकान के पीछे न सिर्फ उन लोगों का एक बड़ा सा बाग था जो अब उजड़ चुका था, बल्कि उन लोगों का अपना जाती कब्रिस्तान भी था, जहां कब्रों के बीच संगे मरमर का एक शेर नर्म मिट्टी पर पड़ा धूल खा रहा था और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था अपने बोझ के सबब जमीन के अंदर धंसता जा रहा था। आयशा हमेशा मुझे मुझसे पहले देख लेती और मेरी रहनुमाई के लिए अपने किसी बच्चे को भेज देती। आयशा मुझे पसंद थी और मैं उसे शादी की पेशकश के बारे में सोच रहा था, मगर दिन निकलते जा रहे थे और इसी दौरान उसका बड़ा लड़का 14 बरस का हो चुका था और मुझे अच्छी नजरों से नहीं देखता था। मेरा मतलब है, वो अपने बाप की नजरों से मुझे देखने लगा था।
उसके बाकी दोनों छोटे लड़के मुझसे मानूस थे। आयशा हमेशा मुझे अपने बच्चों के साथ देखना चाहती थी। वो खिड़की पर बैठी कशीदाकारी के फ्रेम पर झुकी कढ़ाई किया करती या चौखटे पर कार चूबी में मसरूफ नजर आती, और बीच बीच में सर उठाकर उजाड़ से बाग में या फिर नंगे खेतों की तरफ देख लेती, जहां धूप में धान की फसल तमतमा रही होती और नीले आसमान पर परिंदे चक्कर लगाया करते। अगर ये गर्मी का मौसम होता और बाहर ताड़ के पत्तों में कोयल कूक रही होती, तो वो अंगड़ाई लेते हुए फ्रेम को अपनी गोद पर रख देती, जिसके कपड़े पर कोई सब्ज तोता अपनी सुर्ख चोंच के साथ कार्बन की लकीरों पर उभर रहा होता। गरचे पूरी तरह बन चुकने के बाद वो तोता इस तरह नजर आता जैसे वो दंदानेदार पत्तों वाली टहनी पर बैठा न हो, बल्कि टहनी को अपने पंजों में थाम कर आसमान में उड़ रहा हो। और जबकि मैं उसके काम का इस ढंग से जायजा ले रहा होता, आयशा सर को खिड़की की सलाखों से टिकाकर ठंडी आहें भरा करती। उस वक्त उसकी आंखों में बिला वजह आंसू भर आते। मैं उसकी गीली आंखों को नजरअंदाज कर देता। मैं उसके सबसे छोटे लड़के के लतीफे को गौर से सुनता और उससे ज्यादा जोर से हंसने की कोशिश करता जितना कि लाजमी था। नौकरानी मेरे लिए तश्तरी पर चाय और बिस्किट सजा कर लाती, या तले हुए पापड़ और उबले हुए अंडे। अक्सर आयशा के बाप के घर से आई हुई कोई खास चीज भी मेरे नसीब में आ जाती। मेरे आते ही आयशा का बड़ा लड़का कहीं गायब हो जाता, लेकिन मुझे पता नहीं था। वो नीचे बेकरी के बाहर मंडला रहा होगा, मेरे बाहर निकलने का इंतजार कर रहा होगा। वापसी पर वो कुछ दूर तक मेरा पीछा भी करता, मगर मैंने उसकी तरफ कभी कोई तवज्जो नहीं दी। मेरा दिल कहता, ये और कुछ नहीं, उसके बड़े होने के आसार हैं। आयशा ने एक दिन फ्रेम से सर उठाकर मेरी तरफ देखा। मेरा ध्यान किसी और तरफ देखकर, जबकि मेरी पूरी तवज्जो उसी की तरफ थी, वो थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। वो खामखा किसी शक में मुब्तला है। मैं हमेशा नादिर के सिलसिले में इस तरह की गुफ्तगू को टालने की कोशिश किया करता, मगर वो एक टक मेरी तरफ देखती रहती है, जैसे मुझसे जवाब तलब कर रही हो। तो मैं जवाब देने पर मजबूर हो जाता हूं। इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। वो बड़ा हो रहा है, और लड़के जब बड़े होने लगते हैं तो अपने बाप की जगह लेना चाहते हैं। आयशा कशीदाकारी का सामान कुर्सी पर रखकर खड़ी हो जाती है और एक अंगड़ाई लेकर मुझसे मुखातिब होती है। तुम्हारा मतलब है वो किसी तरह के हसद में मुब्तला है? मैं उसकी तरफ देखता हूं। अंगड़ाई लेने के सबब उसके गोरे चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई है, नाक की कील दमक उठी है। शिफॉन के हल्के सब्ज रंग के पाकिस्तानी सूट में जो उसकी एड़ियों तक लटक रहा है, वो कुछ ज्यादा लंबी नजर आ रही है। उसके सीने पर मलमल का दुपट्टा पड़ा है, जो उसकी हल्की सी हरकत पर भी नीचे ढलक जाता है और उसे बार बार संभालना पड़ता है। हमें बच्चों के सामने इस तरह की गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए, मैं कहता हूं, और फ्रेम उठाकर तोते के उभरे हुए जिस्म पर हाथ फेरने लगता हूं, जो नायलॉन के चिकने तागों का बना हुआ है। उस उभार पर हाथ फेरते हुए मुझे एक अजीब जिनसी तलज्जुज का एहसास होता है। आयशा के काम में एक नफासत है जो आम तौर पर आज की औरतों की दस्तकारी में नजर नहीं आती। आयशा चलती हुई किचन की तरफ जा रही है। मुझे उसके सडोल कूल्हे पसंद हैं। मुझे जब भी फुर्सत मिलती है, मैं तसव्वुर में उन्हें नंगा करता रहता हूँ। आयशा को मेरी नजरों का पता था। शायद उसके कूल्हों को भी इसका एहसास था, मगर वो हमेशा मुझसे एक मुनासिब फासला कायम रखने की कोशिश करती। गरचे मुझे पता था उसकी जात से मेरी यह दिलचस्पी उसे नापसंद नहीं थी। वो मेरे लिए बन सवर कर रहा करती, चंद मखसूस किस्म के लिबास का इंतखाब करती, जिसका मकसद और कुछ नहीं, उम्र को कुछ बरस पीछे ले जाना था। एक बार अकेले में मैंने उसका हाथ थामने की कोशिश की, जिसे उसने फौरन झटक दिया था। मैंने हैरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखा था। तुम नहीं चाहती मैं यहां आऊं? मैंने ये कब कहा? और तुम्हें यह भी पता है कि मैं यहां क्यों आया करता हूं? मुझे क्या मालूम। गरचे साफ जाहिर हो रहा था वो झूठ कह रही थी। हम दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर मैंने खिड़की से दरिया की तरफ इशारा किया, जो वहां से नजर नहीं आता था। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मैं इस दरिया से गुजरकर यहां क्यों आता हूं। इसलिए कि इससे गुजरना आसान है। इससे तो रिक्शे और बैलगाड़ियां भी गुजर कर आ जाती हैं। तुम तो इंसान हो। मैं आयशा के बहुत सारे मुकदमों के कागजात संभाल रहा था। उसके देवरों और नंदों की एक फौज हमेशा उसके पीछे लगी रहती। उन्होंने कई कोस दूर आम के बाग पर जबरी कब्जा करने की कोशिश भी की थी। मैंने बहुत सौ को जेल भिजवाकर इस बाग को मुकदमे के फैसले तक आयशा के कब्जे में करवा लिया था।
مگر یہ ہمارے تعلقات کا پیشہ ورانہ پہلو تھا۔ عائشہ میری فیس ہمیشہ ایمانداری سے ادا کر دیا کرتی ہے۔ بہت سے مقدموں کے لیے اس نے مجھے اطلاع دیے بغیر چند سستے قسم کے وکیلوں کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں۔ بعض مقدموں کی تاریخ لینے وہ خود عدالت پہنچ جاتی ہے۔ فوجداری معاملات میں وہ پولیس کا سامنا کرنا سیکھ گئی ہے۔ ان وقتوں میں وہ سج سنور کر اپنی چھتری اور پرس سنبھالنا نہیں بھولتی۔ مجھے یقین ہے پولیس اور عدالت سے آسانی سے نپٹنے کے لیے وہ اپنی بھرپور نسوانی کشش کے استعمال سے گریز نہ کرتی ہوگی۔ شاید اس دریا سے گزرنا آسان ہے، میں ایک آہ بھر کر کہتا ہوں، مگر اس سے واپس لوٹنا مشکل ہے۔ تم تو ہر بار لوٹ جاتے ہو۔ کیا واقعی میں لوٹ جاتا ہوں؟ کیا میں صحیح معنوں میں کبھی یہاں سے واپس گیا بھی ہوں؟ اور واپسی پر میں رکشہ پر بیٹھے بیٹھے دیکھتا ہوں اس کا لڑکا بجلی کے کھمبوں کی آڑ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ دریا کے کنارے کی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کر دور تک میرا پیچھا کرتا ہے۔ مجھے اس کا تعاقب برا نہیں لگتا۔ شاید اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ رکشہ دریا کے کنارے ایک چٹان پر رک گئی ہے جہاں سے کچا راستہ دریا کے اندر اتر گیا ہے۔ نیچے ریت پر جھاڑیوں کے درمیان کھپریل کا ایک چھپر ہے جو لکڑی کے توالوں پر کھڑا ہے۔ اس دھول سے ڈھکے ہوئے چھپر کے نیچے غیر قانونی شراب کا دھندا چلتا ہے۔ اس کے سامنے شرابیوں کے بیٹھنے کے لیے کھونٹوں پر لکڑی کے تختے جڑے ہوئے ہیں۔ دن کے وقت یہ تختے ویران پڑے رہتے ہیں۔ ان پر یا تو کوئی کتا بیٹھا رہتا ہے یا کوئی پاگل سوتا نظر آتا ہے۔ مگر سورج ڈوبتے ہی اس چھپر کے آس پاس مشتبہ قسم کے لوگ منڈلانے لگتے ہیں۔ مجھے یقین ہے شام کے بعد طوائفیں اپنے گاہکوں کے ساتھ یہاں آیا کرتی ہوں گی۔ یہاں ایک بجلی کا کھمبا ہے جو لکڑی کا ہے۔ اس کا بلب ہمیشہ توڑ دیا جاتا ہے۔ آسمان سے اندھیرا اتر رہا ہے۔ رکشہ والا اپنی لالٹین روشن کرتا ہے اور رکشہ چٹان کے اوپر دھیرے دھیرے رینگتے ہوئے دریا کی نہ نظر آنے والی ریت پر اتر جاتی ہے۔ سرخی اور چونے کے گارے کی مدد سے اٹھائی گئی اینٹ کی اس 2 منزلہ عمارت میں لوہے کا کہیں پر استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ یہ عمارت انگریزوں کے دور کی یادگار ہے جہاں 3 پشت سے ہر روز صرف ان دنوں کو چھوڑ کر جب عدالت میں تعطیل ہوا کرتی ہے ہم لوگ وکیل کا چغا پہن کر آتے ہیں۔ اس عدالت اور جیل خانے کے بیچ جیل خانے کا باغ ہے جو تقریباً آدھے میل کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس باغ کے دونوں بڑے کنووں پر دھاری دار یونیفارم میں ملبوس عمر قید کی سزا پائے ہوئے قیدی چرخیوں پر پانی کھینچتے، لکڑیاں چیرتے یا سبزی کی کیاریوں پر کام کرتے نظر آتے ہیں۔ عدالت کی بالائی منزل سے اس باغ کو اس کے آخری سرے تک دیکھا جا سکتا ہے جہاں پر فلک بوز درختوں کے پیچھے جیل کی 2 منزلہ عمارت ہے جو عدالت کی عمارت کی طرح ہی اونچی اور سرخ اینٹوں کی بنی ہوئی ہے، اور ان دنوں رائج فن معماری کے اصولوں کے تحت اس میں بھی لوہے کا کہیں استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ صرف اس کی زمینی منزل کو ایک اونچی فصیل نے ڈھک رکھا ہے جو حال میں بنائی گئی ہے۔ اس فصیل کے باہر رائفل بردار سنتری پہرا دیا کرتے ہیں۔ باغ میں کام کرنے والے کچھ قیدیوں کی کمر پر رسی بندھی ہوتی ہے جس کا دوسرا سرا سنتری کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ان سنتریوں کے کندھوں سے نکلے ہوئے بیونیٹ دھوپ میں رہ رہ کر چمک اٹھتے ہیں۔ انگریزوں نے اس عدالت گھر اور جیل کی تعمیر شاید اس مقصد سے کی تھی کہ انسانی آبادی سے خالی اس علاقے کو ایک پینل کالونی کے طور پر استعمال میں لایا جا سکے، مگر پھر اس منصوبے کو کسی وجہ سے رد کرنا پڑا اور یہ چھوٹا سا شہر کپڑے اور غلے کی ایک بڑی منڈی میں بدل گیا جہاں آڑتی دور دراز کے علاقوں سے سامان خریدنے آیا کرتے ہیں۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے آس پاس کے شہروں میں تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانی آبادی کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے تجارتی مراکز بھی قائم ہونے لگے ہیں۔ ظاہر ہے ایک بڑے تجارتی مرکز کے طور پر یہ شہر اب اتنا اہم نہیں رہا۔ عدالت کی اس چوکور عمارت کے چاروں طرف وسیع و عریض برآمدے ہیں جن کے چپے چپے پر پرانے وکیلوں کا دیرینہ قبضہ ہے، جن کے منشی اپنی تاڑ کی چٹائیوں پر بیٹھے کام کرتے نظر آتے ہیں اور ٹائپسٹ چھوٹی چھوٹی میزوں پر ٹائپ مشین کھڑکھڑاتے رہتے ہیں۔ عمارت کے چاروں کونوں میں لوہے کی گھماؤ دار سیڑھیاں ہیں جو انگریزوں کے دور میں ڈھالی گئی تھی اور آج بھی اپنی جگہ مضبوطی سے قائم ہیں، جبکہ دونوں چوبی زینے جو آزاد ہندوستان میں بنائے گئے تھے ان کی چولیں ہلنے لگی ہیں اور لوگوں کے چڑھتے اترتے وقت وہ بری طرح احتجاج کرتی نظر آتی ہیں۔
इमारत की छत के कोनों से निकली हुई मूसल की छड़ियों के सबब आसपास के रास्तों और बाजारों में लोग खुद को महफूज महसूस करते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में या जब आसमान पर काले बादल उमड़ आए हों, शहर और आसपास के खेतों और मैदानों से अक्सर बिजली गिरने से होने वाली अमवात की खबरें आया करती हैं। मैं एक ऐसा वकील हूं जो फौजदारी और दीवानी दोनों तरह के मुकदमे लड़ने में काफी पेशावराना महारत रखता है। शायद ये महारत मेरी जीन में शामिल है। टाइपराइटर, कागजात के पुलंदों और फाइलों से भरी हुई थैली, चटाई और फोल्डिंग चेयर के साथ मेरा मुहर्रिर इमारत के जुनूबी बरामदे पर, जो जाड़े के दिनों में धूप से भर जाता है जबकि गर्मी के मौसम में उस पर ठंडे साए की हुक्मरानी होती है, एक जगह एक सुतून के पास पहुंचता है जहां बरामदे का एक हिस्सा हमारे लिए मखसूस है। मैं इस जगह उस वक्त आता हूं जब अदालतों की कार्रवाई शुरू होने का वक्त हो चुका होता है। मुहर्रिर मेरे बाप के दिनों का आदमी है, काफी वफादार है और मुझसे ज्यादा मुकदमे की बारीकियों को जानता है। हिरनमोए बंगाली हैं जिन्हें मैं काकू कहकर बुलाता हूं। उन्होंने अपने बड़े लड़के को वकील बनाने की कोशिश की थी, मगर वो नक्सलाइट तहरीक में शामिल होकर पुलिस की गोली का निशाना बन चुका है। उनका छोटा लड़का जहनी तौर पर नाकिस है और कई बार खुदकुशी करने की कोशिश कर चुका है। उनकी बड़ी बेटी सरकारी अस्पताल में आया का काम करती है, गैर शादीशुदा है और अब तो खैर उसकी शादी की उम्र गुजर चुकी है। उनकी छोटी बेटी का किरदार मशकूक है। हिरनमोए काकू के चेहरे से कतई नहीं लगता उन्हें इन सब बातों के लिए दुख है। उनकी दाढ़ के ज्यादातर दांत गिर चुके हैं, जिसके सबब दोनों गाल बड़े ही मज़हकाखेज तौर पर चिपक गए हैं, और गरचे वो अपने नकली दांत अपने साथ ही रखते हैं, मगर मैंने उन्हें कभी उनको इस्तेमाल करते नहीं देखा। बल्कि अब तो एक तरह से हमें उनके नीम पोपले मुंह की आदत पड़ चुकी है। वो अपने काम में मगन बीड़ी पीते रहते हैं, अपनी ऐनक के धुंधले शीशों के अंदर से, और कभी कभार अपना बड़ा सा मुहद्दिब गिलास निकालकर कागजात का बारीकी से मुआयना करते हैं। और जब मैं मुकदमे की पेशवाई के लिए इजलास की तरफ बढ़ता हूं तो लपक कर मुझे चोगा पहनाने से बाज नहीं आते। रहने दो काकू, मैं हमेशा उन्हें रोकने की कोशिश करता हूं, मगर यह उनकी पुरानी आदत है, मेरे बाप के दिनों से, और उन्हें उनके इस हक से कोई महरूम नहीं कर सकता। मेरे सर के सामने के बाल हल्के हो चले हैं। ये मेरे गंजेपन की शुरुआत है, मगर 36 बरस की उम्र के लिए यह कुछ ज्यादा है। हमारे ऊंचे कद की तरह यह गंजापन भी खानदानी है, और सच कहा जाए तो हमारे पेशे की मुनासिबत से फायदा बख्श भी। हमारे चैम्बर में 4 चूब फ्रेम के अंदर, जिनमें तिलाकारी के बारीक काम किए गए हैं, मेरे दादा की तस्वीर टंगी है, जो एक दागीरो टाइप की अक्सी तस्वीर है जिसके दाने साफ नजर आते हैं। उसके बराबर मेरे बाप की तस्वीर लगी है, जो बॉक्स कैमरा से ली गई है। दोनों एक ही तरह से गंजे हुए थे, गरचे मेरे दादा के सर पर रखे हैट ने उनके गंजेपन को छुपा रखा है। दादा का जमाना अंग्रेजों का था, जब बैरिस्टर इस तरह के हैट पहना करते थे। उन्होंने काफी लंबी उम्र पाई, लेकिन आखिरी उम्र में उनकी याददाश्त खो गई थी। उन दिनों इस बीमारी के सिलसिले में डॉक्टरों को बहुत कम जानकारी थी। अब्बा तस्वीर में अपनी उम्र के लिहाज से कुछ ज्यादा ही बूढ़े नजर आते हैं, जबकि उनकी मौत के वक्त वो सिर्फ 55 बरस के थे। मैं बहुत देर से पैदा होने वाला उनकी इकलौती औलाद था। आखिरी उम्र में मेरी माँ से उनकी अनबन रहा करती थी। एक दिन उन्होंने अपने चेहरे पर बंदूक दाग ली। यह और बात है कि वो अपनी इस कोशिश में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए थे, क्योंकि ट्रिगर पर पांव का अंगूठा फंसाकर बंदूक चलाते वक्त अंगूठा फिसल जाने के सबब उनके मुंह के अंदर रखा हुआ बंदूक की नाल का दहाना हिल गया था, और गोली उनके भेजे में उतरने के बजाय उनकी नाक और दाहिनी आंख को छेदती हुई पेशानी के दाहिने तरफ की हड्डी के परखचे उड़ाती बाहर निकल गई थी। इसके बाद भी वो 8 बरस तक जिंदा रहे, मगर उनकी हालत मौत से भी बदतर थी। मैंने उन 8 बरसों में उन्हें हमेशा नीम बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़े हुए पाया, जबकि उनका आधा चेहरा पट्टी में जकड़ा हुआ होता। उनकी जांघों के दरमियान से कैथेटर की एक नलकी बाहर निकलकर पलंग के नीचे रखे एक पेशाब के मर्तबान के अंदर चली गई थी। इस सानहे के बाद मेरे दादा ने मेरी परवरिश की। उन्होंने मेरी खातिर फिर से वकालत शुरू करने की कोशिश की, जिसे वो बरसों पहले छोड़ चुके थे। उन्होंने अदालत जाना शुरू कर दिया, मगर वो एक दूसरे जमाने के इंसान थे। अब दुनिया काफी बदल चुकी थी।
قانون اور انصاف کے گلیاروں میں نئی طرح کے ہتھ کنڈے آ گئے تھے۔ خود جسمانی طور پر اب وہ بہت زیادہ فعال نہیں رہ گئے تھے۔ دھیرے دھیرے انہوں نے عدالت جانا چھوڑ دیا۔ وہ بیمار رہنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہمارا گھر ڈاکٹروں اور آیاؤں کی پناہ گاہ بن چکا تھا۔ ابا اپنے کمرے میں کسی مرجھائی ہوئی سبزی کی طرح پڑے رہتے۔ ان کی نلکی سے لگاتار پیشاب چوتا رہتا اور آیائیں ان کی نجاست صاف کرتے کرتے تنگ آ جاتی۔ اکثر میں نے ان لوگوں کو، جبکہ انہیں لگتا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ابا کو کوستے اور ان کے ساتھ بہت ہی برا برتاؤ کرتے دیکھا تھا۔ بلکہ ایک بار تو میں نے ایک بدمزاج آیا کو اپنی ساڑی اٹھا کر ان کے چہرے پر پیشاب کرتے ہوئے بھی پایا تھا، جبکہ اسے علم نہیں تھا کہ میں چوری چھپے یہ دیکھ رہا تھا۔ یہ واقعہ اتنا گھناؤنا تھا کہ میں اس کا ذکر کسی سے کر نہ پایا۔ دوسری طرف دادا سارا دن ہمارے باغ میں ناریل کے درخت کے نیچے بیٹھے اونگھا کرتے اور ان کے پیروں کو مرغیوں کے چوزے ٹھونگے لگاتے۔ اپنے آخری دنوں میں وہ دماغی خلل میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ ڈیمنشیا کی شروعات تھی۔ ان دنوں اس بیماری کے سلسلے میں لوگوں کی معلومات کم تھی۔ وہ اکثر اپنے بچپن اور نوجوانی کے واقعات لے بیٹھتے جن کا علم ہم میں سے کسی کو نہ تھا۔ ان لمحوں میں ان کا برتاؤ کسی بچے یا نوجوان کی طرح ہوتا جس کی بڑی بڑی آنکھوں نے دنیا کی حیرتوں کو دیکھنا شروع کر دیا ہو، اور ہمیں حیرت ہوتی کہ کیسے ان لمحوں میں جبکہ وہ یہ واقعات بیان کرتے ان کے اندر اتنی چستی عود کراتی۔ کسی دن اچانک ان پر خبط سوار ہوتا تو وہ سر پر اپنا پرانا ہیٹ جما کر، جو اب ان کے بوڑھے وجود پر بڑا ہی مضحکہ خیز نظر آتا، اپنی چھڑی کے ساتھ گھر سے باہر نکل کھڑے ہوتے۔ اب نہ صرف ان کا دماغ پوری طرح غائب رہنے لگا تھا، بلکہ رہ رہ کر وہ حال کو بھول جاتے اور اپنے پرانے دنوں میں زندہ رہنے لگے تھے۔ ہم کوشش کرتے کہ وہ باہر نہ جائیں، مگر انہیں روکنا ناممکن تھا۔ زیادہ تر واپسی کے وقت وہ راستہ بھول جاتے، یا انہیں یاد نہ رہتا کہ انہیں کہاں جانا ہے یا وہ کون ہے۔ بلکہ ایک بار تو وہ شہر سے 7 کوس دور ایک پہاڑی گاؤں میں کچی سڑک کے کنارے ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے پائے گئے، جہاں وہ اپنی نوجوانی کے دنوں میں دوستوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جایا کرتے تھے۔ چونکہ سارا شہر انہیں جانتا تھا، کوئی نہ کوئی آدمی انہیں گھر چھوڑ جاتا۔ آخر کار میں ان کے گلے میں نام، پتے اور ٹیلی فون نمبر کی تختی لٹکانے پر مجبور ہو گیا، جو انہیں پسند نہ تھا۔ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ اسے ان کی گردن پر ڈالتے وقت میں نے اس بات کا خیال نہ رکھا تھا کہ ان کی نظر اس پر نہ پڑے۔ اس تختی کو وہ ہماری لا علمی میں ہمیشہ نکال پھینکتے۔ میرے ابا کی وراثت کو کچھ دنوں تک ان کے جونیئر سنبھالتے رہے۔ یہ ایک نئی پود تھی، اپنے کریئر کے سلسلے میں بے حد چوکنی اور بے صبر، کیونکہ انہیں امیر بننے کی جلدی تھی۔ انہوں نے اپنا ضمیر شیطان کو بیچ رکھا تھا اور وہ اپنے موکلوں کے ساتھ کسی گدھ کی طرح پیش آتے تھے۔ انہوں نے ایک طرح سے میرے دادا اور ابا کی اس لمبی وراثت کی جڑیں کھود ڈالی۔ یہ وہ وقت تھا جب میں اپنے شہر سے دور قانون کی پڑھائی میں مصروف تھا، اور جب تک اپنے شہر واپس لوٹ کر اپنا کام سنبھالتا، ہمارے زیادہ تر موکل ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ آخری عمر میں دادا کو دیکھ کر یقین نہیں ہوتا تھا کہ اپنی جوانی کے دنوں میں یہ شخص ٹینس کا بہترین کھلاڑی رہ چکا تھا۔ ہماری کچھ دیواروں پر اب بھی ان کی چند تصویریں دیکھی جا سکتی ہیں، جس میں وہ انگریز بہادر کے ساتھ ٹینس کی بے داغ سفید پوشاک اور ریکٹ کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ جب میں نے قانون کی پریکٹس شروع کی تو شروع میں انہوں نے اپنی دماغی بیماری کے باوجود میری مدد کرنے کی کوشش کی۔ شاید انہیں میری فکر تھی کہ گھر کے حالات کے سبب میں زندگی میں کچھ کر نہ پاؤں گا، مگر وہ کسی دوسرے زمانے کے وکیل تھے جن کا تجربہ اب میرے کسی کام کا نہ تھا۔ دادا کے برعکس ایک کامیاب وکیل ہونے کے باوجود میرے ابا ساری زندگی ایک دروں بھی انسان رہے، جن کا زیادہ وقت قانون کی موٹی موٹی کتابوں یا پھر شراب کی بوتلوں کے ساتھ گزرتا۔ میرے لاء کالج سے واپس آنے کے 2 سال کے اندر میرے ابا اور دادا اسی ترتیب سے آگے پیچھے گزر گئے۔ آج اس واقعے کو 22 برس ہو چکے ہیں، مگر مجھے وہ ڈریگن نما جانور ہو بہو یاد ہے جب میں نے اسے پہلی بار آسمان پر دیکھا تھا اور ابا نشے میں چور میرے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ آج جب بھی میں اپنے باپ کی تصویر پر نظر ڈالتا ہوں، مجھے شیشے کے اندر ان کی تصویر کی جگہ اس ڈریگن نما جانور کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ کیا ایک دن جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، میری تصویر کے شیشے پر بھی اس جانور کا عکس ہوگا؟ ابا کے برعکس دادا نے قدرے پرسکون موت پائی، گرچہ اسے پوری طرح پرسکون بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔
दरअसल उस बार वो 7 दिन तक घर से गायब रहे और हमारे शहर से 50 मील दूर एक सुनसान स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर एक दरख्त के नीचे झाड़ियों के दरमियान चबूतरे पर मुर्दा पाए गए। उस स्टेशन के दोनों तरफ कोसों दूर तक घने जंगल फैले हुए थे। वो पिछले 7 दिन से भूखे थे और प्लेटफॉर्म के वाहिद नल का पानी पी पी कर जी रहे थे। उनकी मौत नींद में ही हो गई थी। शायद हमें उनकी मौत का पता भी न चलता, मगर खुशकिस्मती से पहचान की तख्ती वो उतार कर फेंकना भूल गए थे। मुझे याद है जब मैं उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो उनके बेजान चेहरे को देखकर मैं कितना फूट फूट कर रोया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया हूं। हम लोगों ने उन्हें अपने शहर के अवामी कब्रिस्तान में दादी की कब्र के पहलू में दफनाया, जिनका इंतकाल उनकी शादी के कुछ ही बरस बाद हो गया था। उस कब्रिस्तान में मेरे परदादा ने जमीन का एक बड़ा हिस्सा खरीद रखा था, जिसके गिर्द हमने दीवार उठा रखी थी। 2 माह कबल अब्बा उसी जगह सुपुर्दे खाक किए गए थे। किसी वजह से उनकी कब्र को हमारी खरीदी हुई जमीन के एक दूर उफ्तादा गोशे में डाल दिया गया था, जिसे झाड़ियों और पौधों ने बहुत ही दानिशमंदी के साथ ढक लिया था। आज मेरे रिश्तेदारों और पहचान वालों में से बहुत कम लोगों को मेरे अब्बा की कब्र याद होगी। अक्सर जब मुझे कब्रिस्तान जाना होता है तो अपने किसी एहसास जुर्म के तहत मैं लाशऊरी तौर पर कब्रों के बीच उनकी कब्र को ढूंढा करता हूं, जो ढह कर हमवार हो चुकी है, और नाकाम लौट आता हूं। दादा का हुक्का और ग्रामोफोन अपने पीतल के सींग नुमा सौती हॉर्न के साथ उनके चैम्बर में, जो अब मेरी तहवील में है, कानून की किताबों के दरमियान एक जगह शीशे में बंद पड़े हैं, जिन पर वक्त की धूल जम चुकी है। दादा मगरिबी क्लासिकी मौसीकी के दीवाने थे, जिनके रिकॉर्ड अपने घिसे हुए कागजी जैकेट के अंदर आज भी तरतीबवार अलमारी में सजे हुए हैं। उन्हें बीथोवन खास तौर पर पसंद था, जिसकी सिम्फनी, क्वार्टेट और सोनाटा का पूरा सेट उनके पास मौजूद था। मैंने एक बार एक डेस्क को, जो अपने धूल से भरे जैकेट के अंदर से इस तरह निकल आया था जैसे कल ही खरीदा गया हो, उस ग्रामोफोन के टर्न टेबल पर रखकर चलाने की कोशिश की, मगर उसकी पिन बुरी तरह से घिस चुकी थी, जिसके सबब सिम्फनी की आवाज कभी कभी तो बुरी तरह घट जाती और कभी अचानक एक बेहंगम शोर में बदल जाती। मुझे उस पिन का डब्बा कहीं नजर ना आया। उस छोटे से शहर की वाहिद दुकान जहां ये चीजें मिलती थी अब कैसेट की एक दुकान में बदल चुकी थी, जहां हर वक्त बेहंगम फिल्मी गाने बजते रहते। उसके मालिक ने मुझे बताया कि ग्रामोफोन का आखिरी मिस्त्री तपे दिक का शिकार होकर मर चुका है। मुझे मेरे एक मुवक्किल ने मशवरा दिया कि कलकत्ता जाकर वेलिंगटन स्क्वायर पर तलाश करूं, जहां इस तरह के रिकॉर्ड और ग्रामोफोन की 2-1 पुरानी दुकानें अब भी आखिरी सांसें ले रही हैं। मगर मेरी दिलचस्पी उस ग्रामोफोन से खत्म हो गई थी। दूसरी तरफ दुनिया हुक्के के दौर से गुजर चुकी है। हमारा घराना कभी जमींदारों का रहा होगा, अब ये पुरानी कोठी अपने कद्दे आदम दरीचों, छत के शहतीरों और कड़ियों, जिन पर कहीं कहीं ईंटें ढीली पड़ गई हैं, नेज अपने सुरंग नुमा तारीख कमरों के साथ बूढ़ी और बदनुमा हो चली है। मैं दीवारों पर कलई कराने के बारे में कभी नहीं सोचता। मुझे उन्हें इसी तरह से देखना पसंद है। हमारे बाग का आखिरी माली मर चुका है। अब ये बाग झाड़ियों, खुदरौ पौधों और कांटेदार बेलों की तहवील में जा चुका है। सूखी क्यारियों के नीचे, जहां अब सिर्फ मुर्दा जड़ें और पौधों के ठंठ ही रह गए हैं, सांप आजादी से सरसराते हैं और कभी कभार चूहों की तलाश में, जो मोटी मोटी दीवारों के अंदर बिल बनाकर बगैर किसी रुकावट के अपनी नस्ल बढ़ाते रहने के आदी होते हैं, बरामदों की दीवार से लगे पुख्ता नालों पर निकल आते हैं। मगर चूहों के अलावा कोई उनकी तरफ तवज्जो नहीं देता। सांप भी अपने बिलों की तरफ, जो दरअसल उन चूहों के बिल होते हैं जिन्हें वो खा चुके होते हैं, चुपचाप लौट जाते हैं। मैंने एक बार अपनी खिड़की से लटकते पर्दे की आड़ से एक सांप को देखा था, जो बाग के खुश्क पत्तों के बीच फन उठाए खड़ा था। उसने शायद अभी अभी अपनी पुरानी खाल से निजात हासिल की थी, क्योंकि उसका बदन किसी नौजायदा बच्चे की जिल्द की तरह तमतमा रहा था। अभी अभी मैंने एक सांप देखा है। मैं सिगरेट पीते हुए मुकदमों के कागजात से सर उठाकर कहता हूं। टाइपिस्ट नरपीन सहम कर मशीन पर अपनी उंगलियां रोक देता है और टेबल के नीचे उसके पैर लाशूरी तौर पर फर्श से ऊपर उठ जाते हैं। वो अभी कम उम्र है। किधर? वो चला गया। वो टाइप करने लगता है, गरचे उसे काम पर आए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं,
مگر اسی درمیان اسے اس گھر اور اس کے مکینوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔